औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। कौमों के तारुफ़ के सिलसिला में आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पंजाब की एक बड़ी कौम यानी मंझ कौम की तारीख़ और तारुफ़ पर मुश्तमिल एक मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मंझ कौम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आबाद एक कदीम कौम है। मंझ कौम सूरजवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखती है। मंझ कौम भट्टी राजपूत कौम की झैली शाख है। ये सियालकोट के बानी राजा सिलवान को अपने अजदाद में शुमार करते हैं। मंझ कौम से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा लोगों का ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से है, जबकि एक बड़ी तादाद हिंदूज़म और सिखिज़म को मानने वाली है। मंझ कौम की वजह तस्मिया के बारे में दो आरा पाई जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक मंझ पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है दरमियानी राह पर चलने वाले, जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक मंझ एक राजपूत सरदार था जिसके नाम पर मंझ कौम का यह सिलसिला आगे बढ़ा। मंझ कौम के शजरा नसब के बारे में दस्तयाब मालूमात के मुताबिक राजा जैसल के 4 बेटों में से एक बेटे का नाम भीम था। उसके यहाँ जोनू राय पैदा हुआ। उसका बेटा झंडपाल या झुंडपाल, उसके यहाँ मंझपाल पैदा हुआ। इसी मंझ से मंझ कौम का सिलसिला आगे बढ़ा। मंझपाल की आगे 5वीं नस्ल में राजा तुलसी राम पैदा हुआ। इसके बेटे भन्नू को राय का खिताब दिया गया, जिसकी वजह से मंझ कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग राय और राना भी लिखते हैं। तुलसी राम ने सन 1323 ईस्वी में हज़रत मखदूम शाहजहाँ जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आपका मज़ार अक़दस उच्च शरीफ में वाक़ है। इस्लाम कबूल करने के बाद उसका इस्लामी नाम शेख सिराजुद्दीन इलियास रखा गया, जो कि शेख चाचू के नाम से मशहूर हुआ। उस वक़्त दिल्ली पर गियासुद्दीन तुगलक की हुकूमत थी। जब शेख चाचू ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसके बाकी ख़ानदान वालों ने उनका बाइकआउट कर दिया। उनके बाकी ख़ानदान वाले अभी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने शेख सिराजुद्दीन अल मारूफ शेख चाचू को ख़ानदान समेत वहाँ से निकाल दिया। शेख चाचू अपने ख़ानदान को लेकर उस शरीफ चले गए। उसने अपने पीरो मुर्शद हज़रत शाहजहान जहाँगश रहमतुल्लाह अलैह को तमाम अहवाल बयान किया। हज़रत शाहजहान जहाँगश रहमतुल्लाह अलैह के गियासुद्दीन तुगलक के साथ बहुत अच्छे मरासम थे, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक भी औलिया इकराम की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करता था। हज़रत जहाँगश रहमतुल्लाह अलैह ने गियासुद्दीन तुगलक के नाम एक ख़त तहरीर फरमाया और शेख चाचू के ख़ानदान के एक वफ़द के साथ वो ख़त रवाना किया। इस ख़त के मिलते ही सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने एक फ़ौजी दस्ता वफ़द के हमरा रवाना किया। वो वफ़द जैसलमेर पहुँचा। वहाँ शेख चाचू का ख़ानदान आबाद था। फिर फरीदकोट के इलाके में पहुंचकर उस वफद के एक मेंबर को फौजियों ने कहा कि आप घोड़े पर बैठकर इस खाली ज़मीनों के इलाके में चक्कर लगाएं। उस नौजवान ने घोड़े पर बैठकर चक्कर लगाया। जितनी ज़मीन इस चक्कर में आई वो तमाम ज़मीन शेख चाचू के ख़ानदान को अलॉट कर दी गई। सन 1383 ईस्वी में इसी मुकाम पर एक गाँव आबाद किया गया जिसका नाम चक्कर गाँव रखा गया, जो कि अब भी ज़िला लुधियाना में मौजूद है। यहाँ पर शेख चाचू ने फिर अपनी एक फ़ौज तैयार की। शहनशाह अकबर के ज़माने में शेख चाचू के ख़ानदान का सरदार राय बाबू खान था। इस ख़ानदान के शहनशाह अकबर के दरबार में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम की जाती थी। सन 1705 ईस्वी में उनकी नस्ल से राय काला खान स्वयं हुआ, जिसने लुधियाना और फिरोज़पुर में बहुत ज़्यादा तक़वियत पकड़ी। मुग़ल सल्तनत जब कमज़ोर पड़ने लगी तो उसके आखिरी अय्याम में उन्होंने तलवंडी, रायकोट और दरिया सतलुज के जनूबी हिस्सों में अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। सिख राज के शुरू होते ही इस खानदान पर मुश्किलात टूट पड़ी। तारा सिंह और महाराजा रंजीत सिंह ने उनसे तमाम ज़मीनें और जागीरें छीन लीं और वो एक मरतबा फिर बेघर और बेवतन हो गए। इसके बाद तमाम मंझ इस इलाके से मुख्तलिफ दूसरे इलाकों को हिजरत कर गए। एक बड़ी तादाद कसूर और लाहौर के गिरदोनवा में आकर आबाद हुई और फिर वहाँ से मगरबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई, जबकि बाकी लोग मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ निकल गए। नाज़रीन, खित्ता पोठवार के इर्द गिर्द बिलखसूस फतेह जंग और तला गंग के इलाकों में एक मशहूर और ताकतवर कबीला अलप्याल मंझ के नाम से मशहूर है। आइए इसके बारे में तफसीलात जानते हैं।
جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ شیخ چاچو کی نسل سے ایک سردار رائے بابو خان ہو گزرا اور اس خاندان کی شہنشاہ اکبر کے ہاں بہت زیادہ عزت اور تکریم تھی۔ کسی وجہ سے رائے بابو خان گرفتار ہو گیا اور یہ خبر شہنشاہ اکبر کے دربار میں پہنچی تو شہنشاہ اکبر نے یہ کہا کہ رائے بابو خان اگر راجپوت تھا اسے اس انداز سے گرفتاری کی بجائے راجپوتی جوہر دکھانے چاہیے تھے۔ جب رائے بابو خان کو یہ باتیں پہنچی تو اس نے رہائی کے بعد فوری طور پر اپنے 2 بھانجوں رائے کمال خان اور رائے جلال خان سے رابطہ کیا۔ تمام احوال ان کو بتا کر خاندان کو مغلوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ پھر ہلوارہ کے قریب مغلوں کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا گیا۔ رائے بابو خان کا بیٹا رائے حسنین خان شہنشاہ اکبر کے دربار کا حصہ تھا۔ وہ شہنشاہ اکبر کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس نے خاندان کی مخالفت کی۔ اس نے قبیلے کو بغاوت سے روکنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس دوران شہنشاہ اکبر نے مذاکرات کے لیے وفد بھیجا مگر مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ آخر مغلوں اور منج فوج کے درمیان جنگ ہوئی۔ کئی دن کی لڑائی کے بعد امن معاہدہ پر یہ جنگ ختم ہوئی۔ معاہدہ میں طے پایا کہ تلونڈی رائے، ہلوارہ، رائے کوٹ اور گرد و نواح کے علاقوں سے مغلوں کو حاصل ہونے والی تمام آمدن کا 50% منج خاندان کو دیا جائے گا، مگر رائے جلال خان نے اس معاہدہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور باقی خاندان سے ہٹ کر بغاوت کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا، مگر اس کے خاندان نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ اکیلا رہ گیا۔ رائے جلال خان نے سر جھکانے کی بجائے وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت اچ شریف چلا گیا۔ اس وقت کے سجادہ نشین صاحب سے اس نے تمام احوال بیان کیا۔ انہوں نے اسے پیر اعلیٰ کا لقب دیا اور اسے کہا کہ وہ خطہ پوٹوہار چلا جائے اور جیلم کی پہاڑیوں کے درمیان جا کر آباد ہو جائے۔ رائے جلال خان وہاں سے جیلم کے پہاڑی علاقوں میں آ کر آباد ہو گیا۔ اس علاقے میں گکھڑوں کا راج تھا۔ منج خاندان کی گکھڑوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی اور گکھڑ وہ علاقہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد گجروں کے ساتھ تناؤ پیدا ہوا مگر گجروں نے بغیر مزاحمت کے علاقہ منجوں کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر منج خاندان نے چکر گاؤں کی نسبت سے ایک چکری گاؤں آباد کیا۔ اس کے علاوہ 21 مزید گاؤں بھی آباد کیے۔ اس کے بعد رائے جلال خان پیر الپیال کے نام سے مشہور ہوئے۔ منج قوم کے ہاں ان کو ایک اعلیٰ درویش اور صوفی صفت پیر کا درجہ حاصل ہے۔ انہی کی اولادیں آگے چل کر الپیال منج کہلوانے لگیں جو کہ منج خاندان کی ہی شاخ ہے۔ ان کی نسلیں سہال، سگرال، چکبیلی خان، دھلوں اور جموں کشمیر میں جا کر آباد ہوئیں۔ آپ کا مزار شریف جوڑیاں روڈ راولپنڈی میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ الپیال منج ویلفیئر ٹرسٹ بھی الپیال منج خاندان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہا ہے۔ منج قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت جیسلمیر، ہریانہ، لدھیانہ، خوشاب، اٹک، چکوال، گوجرانوالا، شیخوپورہ، راولپنڈی، جیلم اور فیصل آباد میں کثرت سے آباد ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔